जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1755 तक अंग्रेज एक चातक पक्षी की तरह मराठाओं के आंतरिक व्यवहार के राजकारण में प्रवेश करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। 20-25 साल से ये कोशिश उनकी अखंड जारी थी। अब जाके 1755 में उनको बड़ी कामयाबी मिली और यह मौका अपने पांव मुंबई प्रेसिडेंसी में चल के आया। रामजी पंत, पेशवा का वकील। रामजी पंत तुड़ाजी आंग्रे को निपटाने के लिए अंग्रेजों की मदद चाहता था। नाना का पत्र लेके रामजी पंत मुंबई पहुंचा। फरवरी 1755 से पेशवा ने यह मौका अंग्रेजों के हाथ सौंपा था। अंग्रेज भी, जैसे मैंने कहा, गत 60-70 साल से आंग्रे के आरमार से बड़े परेशान थे। नाविक दल से, तुड़ाजी से विशेषता सबसे ज्यादा अंग्रेज क्रोधित थे, क्योंकि लगातार 40-50 साल अंग्रेज तुड़ाजी आंग्रे के सामने घुटने टेक रहे थे। पश्चिम तट पे अंग्रेजों ने दमाजी गायकवाड़ से पहले ही मधुर संबंध बनाए थे, क्योंकि सूरत में उनकी बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने रखी थी अंग्रेजों ने। जरूरी भी था कि गुजरात का जो राजा है दमाजी गायकवाड़, उससे वो संबंध अच्छे रखें। दीव दमन में पोर्तुगीज थे। पोर्तुगीजों का व्यापार वृद्धि को रोकने के लिए दमाजी अंग्रेजों को उपयुक्त था। जंजीरा का सिद्दी था। सिद्दी भी उन्हें अंग्रेजों को बहुत जान से प्यारा था, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी को रोज खाने में गोमांस मुंबई से मिलना तो इम्पॉसिबल था, दुरापास्त था। तो प्रेसिडेंसी के लिए ये मांस जो है, ये मांसाहारी भोजन सिद्दी के जंजीरा से सिद्दी बेचता था, तो उनकी गोरों की भूख भी मिटती थी, इसलिए सिद्दी प्यारा था। रिचर्ड बुर्सियार जब मुंबई के गवर्नर बने तो उसने नाना के पत्र को उत्तर लिखा है और तुड़ाजी के विरुद्ध अभियान चलाने की उसने भी पेशकश की। हमारे नाना को पता नहीं उत्तर या पश्चिम पूरा भारत, उनकी समझ तो थी, लेकिन वो कार्यान्वित योजना नहीं हो पा रही थी। देखो ना, 4 बार मात्र वो उत्तर में गया है अपने जीवनी में। नेवई तक, अंबर तक पहुंचा है, लेकिन गुजरात के दमाजी के साथ गुजरात का दौरा एक बार भी जिंदगी में नहीं किया। जिंदगी में एक बार भी नाना सोमनाथ मंदिर नहीं पहुंचे। कर्नाटक, उनका पैसा, भाग्यनगर का निजाम और शाहू के विरुद्ध जो कपट नीति चली है ना, अंदर खाने, ये इन सारे षड्यंत्र को निपटाते नाना की पूरी जिंदगी नाना ने खपा दी। एक दिव्य संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बड़े प्रयास नाना ने किए। दूरदृष्टि भी उसके पास थी, लेकिन दुर्भाग्य है नाना का कि नाना वो संकल्प सिद्धि तक पहुंचाते रह गया। बस आने ही वाला था। नाना ने कोशिशें भी बहुत की, सफलता नाना ने पाई, लेकिन पिछले एपिसोड में जैसे बताया था, हैदर और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों ने मराठों की जो ये थी बढ़ती हुई प्रतिभा थी, उसको कम करने का काम निश्चित किया है। अब ये नाना का ये हाल है, तो कंफ्यूज वाला, तो उसके वकील का क्या होगा आप सोचिए।
यथा राजा तथा प्रजा। रामजी पंत हालांकि प्रखर बुद्धिमान रामजी पंत था, राष्ट्र प्रेमी था, लेकिन प्राप्त परिस्थिति में संकीर्ण मानसिकता का वो भी रोगी हुआ। मैं रोगी नहीं कहूंगा, वो भी शिकार था संकीर्ण मानसिकता का। क्योंकि क्या करे, प्रतिकूल परिस्थिति चारों बाजू थी, तो उससे निपटने के लिए सबसे आसान तरीका उसे जो लगा वो उसने किया। लेकिन इससे राष्ट्र का आगे चल के बहुत नुकसान हुआ। लेकिन वो तो भविष्य के गर्भ में पूरा छुपा हुआ था, तो कैसे पता चले बताइए। रामजी पंत को लगा कि भाई अंग्रेजों की मदद लेना आज की डेट में प्रासंगिक है, तो वो अंग्रेजों के पास चला गया। हालांकि ये हम सब अब समझ रहे हैं कि तुड़ाजी आंग्रे को घर में ही बातचीत करके निपटाया जा सकता था। दुर्भाग्य से नहीं हुआ। रामजी पंत स्वतः कुलाबा, पनवेल और कल्याण इन क्षेत्र का मराठा सूबेदार भी था, तो उसके हाथ में अधिकार भी थे। पेशवे पक्ष का तो था ही, पेशवे के तरफ उसकी निष्ठा वादाती थे। अब बंदरगाह में जहाज लगाने से या जहाज का जो सामान है उसके धोने के ऊपर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स के विवाद में तुड़ाजी से रामजी पंत का व्यक्तिशः झगड़ा था, बस इतनी। तो ये सुवर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, रसाल दुर्ग, खांदेरी, ये जो वगैरह ये तटीय किले जो हैं, ये तुड़ाजी से रामजी पंत मुक्त करना चाहता था। और इसीलिए अंग्रेजों की मदद लेने का दिव्य और आत्मघाती विचार इसने नाना को सुझाया था। क्या हुआ, नाना ने हाँ कह दी। एक सामान्य व्यक्ति को मिटाने के लिए पूरे राष्ट्र का भविष्य रामजी पंत ने अंधकारमय किया है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन प्राप्त परिस्थिति वही थी शायद। हमारे अब नाना साहब को देखिए, सलाबत जंग हो गया, निजाम अली हो गया, ताराबाई हो गया, संभाजी हो गया, दमाजी हो गया, वो वहाँ नागपुर का रघु जी 20 साल अपने बेशिस्त आप मतलबी रवैये से नाना को रोज परेशान कर रहा था। 20 साल 1750 से 1760। जैसे मैंने कहा, उत्तर में अब्दाली था, सूफी भांड थे, यूपी के चिरकुट नवाब भी थे, नजीब का कारस्थान तो मैंने पहले ही बता दिया है, और पूर्व में और दक्षिण में अंग्रेज अपना पांव पसार रहे थे। ये 1750 से 1760 की भारतवर्ष की अवस्था थी, और ये आने वाले गंभीर भविष्य के लिए एक चेतावनी भी थी। कहते हैं ना, कोई चीज इस दुनिया में बिना मतलब के होती नहीं है। नाना ने इस बड़े खतरे को, अब क्या किया जाए, अनदेखा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मराठाओं का विशेष ध्यान उस पर नहीं गया। अब ध्यान नहीं गया, उसके धीर गंभीर एक विचार विमर्श की आवश्यकता थी उस पे, लेकिन वो नहीं हुई। वादातीत 1750 के बाद मराठा पूरी भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पे एस्टैब्लिश्ड हो गए थे। तो उस सूफी खूनी भांड ने गजनी वाले को लेटर लिखा। गजनी वाला अब्दाली गजनी से भी आया, वैसे वो आया मुल्तान के रास्ते, लेकिन उसने यहाँ पे नंगा नाच शुरू किया। कश्मीर में गया, कश्मीर के आने के बाद दिल्ली में गया, दिल्ली में चांदनी चौक में उसने क्या किया है ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, मैंने वैसे एपिसोड में आपको बता दिया है। सूफियों को नग्न करते कम से कम मित्रों 15 एपिसोड मैंने किए हैं,
कम 15 एपिसोड। भारतवर्ष में जितने भी सूफी भांड है उनको नंगा मैंने उस 15 एपिसोड में किया है। आप जरूर सुने, आनंद आएगा। चलो, गाली तो मैं क्या करें, अब ऐसा विषय है कि मेरा खून खौल उठता है, लेकिन हाँ ठीक है, चलो गाली नहीं दूंगा आज। क्या कहते हैं, रामजी पंत पे है। रामजी पंत के कष्ट का फल रामजी पंत को तो मिला। अंग्रेजों ने हिंदवी स्वराज्य का पूरा जो आरमार था, नाविक दल था, वो अंग्रेजों ने नष्ट किया। शायद ये रामजी पंत नहीं चाहता था। रामजी पंत तो सिर्फ तुड़ाजी को निपटने के लिए अंग्रेजों के साथ था, लेकिन अंग्रेजों ने तुड़ाजी को तो निपट दिया, जाते जाते मराठाओं का नाविक दल भी संपूर्ण तरह सिर्फ कमजोर नहीं किया, पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। प्रश्न है कि नाना रामजी को, इन दोनों को इससे क्या मिला? पानीपत मिला। ये पानीपत जो मिला है, ये उसका परिणाम है। पानीपत में अंग्रेज कहाँ थे भाई? हाँ, तुड़ाजी आंग्रे को निपटाने के लिए अंग्रेज इनके साथ थे, लेकिन मात्र 2, 4, 5, 6 महीने में जब पानीपत हुआ तो अंग्रेज कहाँ थे? हम नहीं पूछते, हमने पूछा नहीं। हमने पूछा नहीं, अंग्रेजों ने नहीं बताया। चलो, स्वर्णदुर्ग के विजय के बाद अब पेशवा और अंग्रेज, इनकी संयुक्त फौज तो बन गई थी। तो वो बाद में गए विजयदुर्ग के पास। विजयदुर्ग की रामजी पंत की भी मुंबई प्रेसिडेंसी में लिखी एक चिट्ठी भी है, आज भी है वो। रामजी पंत ने विजयदुर्ग के बारे में विशेष लक्ष्य देने की गुहार अंग्रेज फौज से लगाई है। उसमें कहा है चिट्ठी में, आपके आरमार का नाविक दल का धन्यवाद। सुबह हमारे सैनिकों ने हमला करने के बाद में सुवर्ण दुर्ग यानी हरणे, दापोली के पास है ये, आप उसका फोटो देख लीजिए। मेरे घर के बिल्कुल 30 किलोमीटर दूर मेरे घर से है। सुबह हमारे सैनिकों ने हमला करने के बाद में सुवर्ण दुर्ग किला पहले मेरे सुपुर्द उन लोगों ने कर दिया। उन लोगों ने यानी आंग्रे ने मेरे सुपुर्द कर दिया। सर्वप्रथम कान्होजी राजे गजे, गजे ये उपनाम है, ये मराठा नाविक दल का एक सरदार था। सर्वप्रथम कान्होजी गजे अंदर गए किले के अंदर, उन्होंने 17 को निपटाया। ये 17 कौन थे भाई? हमारी मराठाई तो थे। कहते हैं कान्होजी आंग्रे ने 17 को निपटाया। उसी लड़ाई ने उनके ऊपर 8 वार हुए, तब भी वो लड़ते रहे। ये रामजी पंत अंग्रेजों को बताया। उन्होंने लड़ाई जारी रखी। किला हाथ में पूरी तरह से आ गया तो मैंने कमांडर जेम्स को किले के अंदर बुलाया। ये चिट्ठी रामजी पंत ने प्रेसिडेंसी को लिखी है। मित्रों, इस विजय से ठीक 1 महीने के बाद, सुवर्ण दुर्ग के ठीक 1 महीने के बाद विजय दुर्ग पर इस संयुक्त फौज ने हमला कर दिया। अंग्रेजों की तोपों से किले की तटबंदी को पूरा का पूरा तटबंदी को छलनी कर दिया था। तुड़ाजी आंग्रे विजय दुर्ग से निकलने में तो कामयाब हो गया। अंग्रेजों ने किले पे बेतहाशा लूट की। वहां के सारे जहाज, तराफे, आंग्रे का विजय दुर्ग में जो महल था, उस महल को अंग्रेजों ने जला डाला। यह अंग्रेजों की स्टाइल है जलाने की। कैप्टन नील ने 1758 में भी वो किया।
अंग्रेज़ों ने 1818 के बाद में शनिवारवाड़ा पुणे का जब हाथ में आया तो शनिवारवाड़ा का 7 मंजिलाना अंदर की जो हवेली थी लकड़ी की थी वो भी नष्ट की। वो मैंने आपको बताया है कि खास हमारे राजस्थानी तज्ञ वास्तुशिल्पकार यहाँ पे वो हवेली बनाने के लिए आए थे, लेकिन वो भी उसने जला दी थी। खैर, रामजी पंत ने रत्नागिरी समेत 6 आगरे के किले थे, वो सारे 6 के 6 इस संयुक्त फौज ने काबिज कर लिए। नाना साहब ने करार के तहत बाणकोट और दासगांव ये अंग्रेजों को दे दिए। तुड़ाजी को निष्कासित करके उसकी सारी जायदाद नाना ने जब्त कर ली, तुड़ाजी को कैद कर ली। इस घटना का वर्णन एक अंग्रेजी अफसर फॉरेस्ट अपनी पुस्तक में फॉरेस्ट ने पूरी घटना लिखी है।